महकता दामन हिंदी कहानियाँ। सर्दियों की शाम थी। दिन छोटे होते थे। अब्बू दफ्तर से लौटते तो अंधेरा हो चुका होता था। उस दिन जब अब्बू काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो अम्मी को फिक्र होने लगी। उन्होंने मुझसे अब्बू के दफ्तर फ़ोन करने को कहा। अभी मैं पड़ोस के घर फ़ोन करने के लिए अपने घर से निकल ही रही थी कि वह आ गए। मैंने उन्हें सलाम किया। अब्बू ने मुझे परेशान और यूँ जाते हुए देखा तो बोले, खैरियत तो है, कहाँ जा रही हो? अब्बू, आज आपको काफ़ी देर हो गई। अम्मी परेशान थी, आपके दफ्तर फ़ोन करने जा रही थी। अरे छोड़ो, तुम्हारी अम्मी तो ज़रा सी बात पर फिक्रमंद हो जाती हैं। देर तो हो ही जाती है। फिर अभी 7 ही तो बजे हैं। जाड़ों में तो 7 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो जाता है। जाओ, तुम मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं किचन की तरफ बढ़ गई। जब मैं चाय लेकर आई तो अब्बू कमरे में अम्मी से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मैं अंदर गई तो दोनों चुप हो गए। मैंने चाय की ट्रे मेज़ पर रखी तो अम्मी बोली, जा बेटा, रात के खाने की तैयारी कर। मैं ज़रा तेरे अब्बू से ज़रूरी बात कर रही हूँ। मैं समझ गई जो बात वह दोनों कर रहे हैं मेरे सामने नहीं करना चाहते। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। इससे पहले अम्मी अब्बू ने ऐसा नहीं किया था। मैं बेचैन होने लगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह मेरे सामने करना नहीं चाहते? मैं किचन में जाने के बजाय बरामदे में कमरे की खिड़की से कान लगाकर खड़ी हो गई। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह मुझसे छुपाना चाहते हैं? अब्बू कह रहे थे, देखो तुम ठीक कह रही हो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम नगमा को खूब दहेज दे सके। जो कुछ कमाया बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छा खिलाने पहनाने पर खर्च कर दिया। माशाअल्लाह वह अब बीए है। अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो क्यों न फ़ायदा उठाया जाए। ज़रा सोचो, बच्ची जवान है, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी ही है। हमें उसका मुस्तकबिल सोचना है। लड़का लंदन में अपना कारोबार करता है। वह वहाँ अपने छोटे भाइयों को आला तालीम के लिए बुलवा सकती है, उन्हें सहारा दे सकती है। हमारे ख़ानदान की किस्मत ही पलट जाएगी। लेकिन हम अपनी बच्ची को इतनी दूर कैसे भेज दें? हम तो बच्ची की शक्ल देखने को तरस जाएंगे। अरे नगमा की माँ, ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हवाई जहाज़ से लंदन सिर्फ 6-7 घंटे का सफ़र है। फिर फ़ोन पर रोज़ बात कर लो। तुम बाप हो, इसलिए हालात की नज़र से औलाद का मुस्तकबिल देख रहे हो, मगर मेरा दिल एक माँ का है और मैं माँ की आंख से देख रही हूँ, माँ की ज़बान से बोल रही हूँ। अम्मी संजीदा थी। खैर, परेशान ना हो। मैंने जावेद भाई से कह दिया है कि तुम्हारी भाभी के मशवरे के बाद ही कोई जवाब दूंगा। कल वह मेरे दफ्तर आएंगे। तुम रात तक सोच लो। बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ती है। खूब सोच लो। अगर फिर भी दिल ना माने तो मैं मना कर दूंगा। ठीक है, मैं सोचूंगी, अम्मी ने कहा और उठने लगी। मैं भी वहाँ से हटकर किचन में चली आई। शादी और अपना घर हर लड़की का सपना होता है और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। मेरा दिल दोनों की बातें सुनकर झूम उठा था। अब मेरे हाथ भी पीले होने वाले हैं। मगर फिर वह सबसे जुदा होने के ख्याल से कुछ उदास हो गई। मैं रात को भी काफ़ी देर तक जागती रही और ज़िंदगी के इस खुशगवार मोड़ के बारे में सोचती रही। मैं 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हूँ। मुझसे 2 साल छोटा मेरा भाई, उसके बाद एक बहन, फिर सबसे छोटा एक और भाई है। मेरे वालिद एक गरीब घर के थे। जैसे तैसे बीए करके क्लर्क हो गए। अपनी मेहनत से वह हेड क्लर्क बन गए। मेरे अब्बू रोशन ख्याल, दूरंदेश और मुस्तकबिल को सामने रखकर फैसला करने वाले हैं। अम्मी घरेलू खातून थी। उन्होंने हम सब बहन भाइयों की तालीम पर ख़ास ध्यान दिया। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरतों का गला घोंटकर हमें अच्छे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया। इस तरह वह कुछ बचा ना सके। मैं बीए का इम्तिहान दे चुकी थी और नतीजा आने ही वाला था। अब्बू सुबह ही बैड टी लेते थे।
मैं जब सुबह चाय लेकर उनके कमरे में गई तो वह उठ गए थे। अम्मी भी वहाँ मौजूद थी। मैं चाय देकर वापस जाने लगी तो अम्मी ने पुकारा, नगमा। जी अम्मी, मैं पलटी। बेटा, कल शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, रात का खाना खाकर जाएंगे। ज़रा घर की सफाई वगैरह कर देना, वरना कल तो खाने की तैयारी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है अम्मी, कर लूँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से चली आई। मैंने ये भी नहीं पूछा कि कितने लोग आएंगे। वैसे तो मैं जानती थी कि यह क्या चक्कर है। मैंने सोचा ज़रा अब्बू चले जाएं तो अम्मी से बातों ही बातों में सारी बात पूछ लूँगी। अब्बू के जाने के बाद मैंने घर की सफाई वगैरह शुरू कर दी। अम्मी सामान खरीदने के लिए बाज़ार चली गई। शाम को अब्बू जल्दी आ गए थे और आते ही सीधा अपने कमरे में चले गए। जब चाय लेकर मैं उनके कमरे में गई तो दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर खामोश हो गए। मैं चाय रखकर वापस जाने लगी तो अम्मी ने पूछा, नगमा बेटा, खाने की तैयारी हो गई है? जी अम्मी, सब बना लिया है, खीर भी फ्रिज में रख दी है, बस मैं बिरयानी भगाड़ने जा रही हूँ। ठीक है, अम्मी ने कहा और मैं किचन में आ गई। मैं समझ तो रही थी, लेकिन जब अम्मी ने ही मुझे कुछ नहीं बताया था तो मैंने भी कोशिश की थी कि अपने रवैये से कोई ऐसी बात जाहिर ना होने दूं जिससे कि वह समझें कि मैं अपने होने वाले रिश्ते के बारे में टोह ले रही हूँ। जावेद भाई और मेरे अब्बू बचपन के दोस्त थे। कल अम्मी अब्बू के बीच होने वाली बातचीत और आज जावेद अंकल और उनकी बेगम का आना इस बात का सबूत था कि यह रिश्ता उनके ही जरिए हो रहा है। शाम के 7 बजे जावेद अंकल और उनकी बेगम आ गए। अम्मी अब्बू उनका इंतज़ार कर रहे थे। मेहमानों को बैठक में बिठाया गया। सर्दियों की रातें थी। 7 बजे ही अच्छी खासी रात हो जाती थी। आधा घंटे के बाद अम्मी ने कहा कि मैं खाना लगाऊं। मैंने खाना लगा दिया। अम्मी मेहमानों को लेकर खाने की मेज़ पर आ गई। खाने के बाद जब मेहमान अम्मी अब्बू फिर बैठक में जाकर बैठ गए तो मेरा छोटा भाई साजिद भी आ गया। मैं कॉफ़ी बनाने लगी। जावेद अंकल जाड़ों में जब भी आते कॉफ़ी की फरमाइश करते थे। उन्हें मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी बहुत पसंद थी। छोटी बहन मेरा हाथ बटा रही थी। मैंने कॉफ़ी बनाकर उसके हाथ भिजवा दी। छोटी कॉफ़ी लेकर अंदर गई तो किचन का फैलावा समेटने लगी मैं। जब छोटी ने वापसी में देर की तो मुझे यकीन हो गया कि वहाँ ज़रूर रिश्ते की बात हो रही होगी, इसीलिए वह वहीं जम गई है। कुछ देर बाद छोटी आकर मुझसे लिपट गई। बाजी मुबारक हो। किस चीज़ की मुबारकबाद? मैंने हंसकर कहा। पता है जावेद अंकल और आंटी क्यों आए हैं? वह तो आते ही रहते हैं। मैंने अपने दिल की उथल पुथल को दबाते हुए कहा। जी नहीं, आज वह आपके रिश्ते की बात करने आए हैं। वहाँ यही सब बातें हो रही हैं। साजिद भाई भी वहाँ बैठे थे। लड़का लंदन में रहता है। यह तस्वीर भी लेकर आए हैं। अम्मी अब्बू ने हाँ कर दी है। कल लड़का, उसकी अम्मी, जावेद अंकल और आंटी फिर आने वाले हैं। मैंने तो तस्वीर देख ली। अल्लाह, कितने हैंडसम हैं। अच्छा, ज़्यादा बातें मत बनाओ। वहाँ से कॉफ़ी के बर्तन ले आओ। मैंने अंदर की खुशी छुपाते हुए कहा। छोटी फिर चली गई। अभी मैं किचन में ही थी कि बरामदे से सब घर वालों की आवाज़ें आने लगी। मैं समझ गई कि मेहमान जाने वाले हैं। मैं भी किचन से निकल कर आई। अंकल आंटी मुझे देखते ही बोले, क्या हाल है बेटी? जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने अदब से कहा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। नगमा बेटी, सोचता हूँ जब तुम नहीं होगी तो मुझे इतनी अच्छी कॉफ़ी भला कौन बनाकर पिलाएगा। वैसे आज का खाना भी बहुत लजीज था। खीर तो बहुत अच्छी थी। शुक्रिया अंकल, मगर मैं कहाँ जा रही हूँ? आप कॉफ़ी पीने आ जाया करें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटी, यह बात तो है, मगर बेटियाँ कब अपने माँ बाप के घर रुक पाती हैं? उन्हें पराए घर जाना ही पड़ता है। आंटी हंसकर बोली तो मैं झेप गई। वह लोग चले गए तो
तो अम्मी मुझे लेकर अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की अजीब हालत हो रही थी। मैं समझ गई थी कि अकेले में वह मुझसे क्या बात करने वाली हैं। जी अम्मी, बताएं क्या बात है, मैंने पूछा। बेटी, जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि जल्द से जल्द उनके हाथ पीले कर दिए जाएं। हमारी भी ख्वाहिश है कि अब तुम्हारे हाथ पीले कर दिए जाएं। अम्मी धीरे धीरे कह रही थी। जावेद भाई के एक दोस्त लंदन में रहते हैं। उनका इंतकाल हो गया है। उनकी बीवी, इकलौता बेटा और 2 बेटियां वहीं रहती हैं। जावेद भाई और भाभी उनके लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए लाए हैं। लड़का अच्छा है, उसका लंदन में अच्छा कारोबार है। वह इंडिया की लड़की से शादी करना चाहता है। हमें इतनी दूर भेजना पसंद तो नहीं, मगर तुम्हारे अब्बू को यह रिश्ता हर लिहाज से पसंद है। वह लोग जावेद भाई के जाने पहचाने हैं, इसीलिए हमने रिश्ता मंजूर कर लिया है। लड़का और उसकी माँ यहाँ आई हुई हैं। वह जल्दी ही शादी करना चाहते हैं ताकि वह दुल्हन को अपने साथ ले जाएं। वह लोग जावेद भाई के यहाँ ही ठहरे हुए हैं। तुम्हारे अब्बू कल उनसे मिल भी आए हैं। तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो कल हम लड़के और उसकी अम्मी को अपने घर बुला लें। अम्मी, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। आप जो भी फैसला करेंगी उसमें मेरी भलाई ही होगी, मैंने कहा तो अम्मी ने मुझे लिपटा लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने लगी। अम्मी भी रोने लगी। फिर अम्मी ने मेरे आंसू पोंछे और कहा, पगली, यह तो खुशी का मौका है। वैसे भी लड़कियों को एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। जा मुँह धो ले। वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद छोटी आई और शरारत से बोली, बताओ बाजी, मेरे हाथ में क्या है? मुझे क्या पता, मैंने बेदिली से कहा तो वह रूठने वाले अंदाज में बोली, लो जी, हम अभी से गैर हो गए। खैर, आपकी मर्जी, मैं तो तुम्हें दिखाने के लिए लाई थी। ये कहकर उसने हाथ में थमी तस्वीर दिखाई और जाने लगी। मैंने तस्वीर लेकर देखी। काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट नौजवान था। चेहरे से तो जनाब काफ़ी दिलकश नज़र आते हैं। मैं बड़बड़ाई। तस्वीर के पीछे लिखा था, मसूद अहमद बट। देख ली सैया जी की तस्वीर, छोटी ने शरारत से कहा। मेरे हाथों से तस्वीर छूटकर नीचे गिर पड़ी। अरे बाजी, ऐसी क्या नाराज़गी, आपने तो जीजा जी की तस्वीर ही नीचे फेंक दी। जब तस्वीर का यह हाल किया है तो खुद उनका क्या करेंगी? चल हट यहाँ से, परेशान मत कर, मैंने बनावटी गुस्से से कहा तो वह तस्वीर उठाकर भाग गई। दूसरे दिन जब मैं सुबह नाश्ता बना रही थी तो अम्मी भी वहाँ चली आई। बेटी, आज लड़का और उसकी माँ आ रही हैं। खाना वगैरह बहुत अच्छा बनाना, सब तैयारी पहले से कर लेना। और हाँ, तुम ज़रा ढंग से तैयार होना। चाय लेकर तुम्ही ने आना है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, जी अम्मी। शाम को वह लोग जल्दी आ गए। जावेद अंकल और आंटी भी थी। अम्मी को लड़का और उसकी माँ काफ़ी पसंद आए। तय पाया जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख रख ली जाए, क्योंकि शादी के बाद मसूद को वीज़ा और दूसरे कागजात भी तैयार कराने थे। फिर अगले 10 दिन बाद की तारीख तय कर ली गई। मसूद और उनकी अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें कोई दहेज की ज़रूरत नहीं है। वह उसका क्या करेंगे और लंदन तो ले जाने से रहे। फिर उनके पास सब कुछ है। फिर तय पाया कि एक माकूल रकम लड़के को सलामी में दे दी जाएगी। अब्बू ने उधार लेकर धूमधाम से शादी की और मैं रुखसत होकर जावेद अंकल के घर आ गई, जहाँ मेरे शौहर और सास ठहरी हुई थी। दूसरे दिन वलीमा भी जावेद अंकल के घर पर हुआ, जिसमें सिर्फ खास ही लोग मौजूद थे। शादी के तीसरे दिन मैं वापस अपने माँ बाप के घर आई। अम्मी अब्बू ने कहा था कि जबकि मैं इतनी दूर जा रही हूँ तो यह दिन यहीं गुजार लूँ। मसूद और उनकी अम्मी को भी कोई ऐतराज़ ना था। जावेद अंकल की वजह से जल्दी ही मेरा पासपोर्ट बन गया, फिर वीज़ा भी मिल गया। अब लंदन जाने की तैयारी होने लगी।
मैं मसूद और उनके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए मेरी कोशिश रही कि इन दिनों मैं मसूद की पसंद और नापसंद के बारे में जितना हो सके जान लूं। मगर इतने कम अरसे में भला किसी के बारे में कितना ही जाना जा सकता था। एक दिन मसूद ने बताया कि उसके माँ बाप कश्मीरी हैं। जब वह 1.5 साल का था तो वह लंदन चले आए, जहाँ उन्होंने अपना कारोबार किया। 7 साल पहले अब्बू एक हादसे में ख़त्म हो गए। तब से वह और बहनें ही कारोबार संभाल रहे हैं। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, घर के साथ कारोबार में भी आपका साथ दूंगी, मैंने बोला। फिर हम लंदन आ गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा अजीब दिन था। नई जगह, नया मुल्क, नया शहर और नए लोग, नए रिश्ते। यहाँ पहुँचने की खुशी तो थी, पर अपनों से छूटने का गम भी कम ना था। जब हम लंदन अपने घर पहुँचे तो उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ऐसे में उम्मीद थी कि ननंद मुझे जागती हुई नहीं मिलेंगी। घर में दाखिल हुए तो वह सो रही थी। मसूद, तुम बहू को लेकर अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मेरी सास ने कहा। ठीक है अम्मी। मसूद मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए। काफ़ी थकन महसूस हो रही थी। मैं जाते ही लेट गई। फिर आँख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। मसूद जाग रहे थे। उनके हाथ में सिगार था और वह अखबार पढ़ रहे थे। सुबह बखैर, मुझे जगह देखकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मैंने जवाब में सलाम किया। चलो अब नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर नीचे चलेंगे। मैं बिस्तर छोड़कर खड़ी हो गई। जब नहा धोकर तैयार होकर हम लोग नीचे पहुँचे तो मेरी सास साहिबा किचन में नाश्ता बना रही थी। उन्हें देखकर मैं किचन में पहुँच गई। नहीं अम्मी, आप रहने दें, नाश्ता मैं बनाऊंगी। नहीं बेटी, रहने दो, मुझे तो आदत है नाश्ता बनाने की। तुम तो नई नई दुल्हन हो, अभी से तुम्हें काम करवाना अच्छा नहीं लगता, उन्होंने बड़ी शफकत से कहा। मगर मैंने मानी और यूँ मैंने उसी दिन से किचन संभाल लिया। नाश्ता तैयार करके मैं हाथ धो रही थी कि 2 बड़ी उम्र की लड़कियां डाइनिंग मेज़ पर आई। मैं समझ गई वे मसूद की बहनें थीं, मगर उनकी शक्लों से इतना पक्कापन झलक रहा था जैसे कई बच्चों की माँ हो। हालांकि वह मसूद से छोटी थी और कुंवारी भी थी। तो यह है मिसेस मसूद, उनमें से एक ने मुझे देखकर अजीब से लहजे में कहा। दूसरी बोली, मम्मा, मुझे तो इन्हें काम करता देखकर लगता है कि आपने इंडिया में टाइम वेस्ट नहीं किया। सास दोनों की बातें सुनकर कुछ खिसिया गई। वह बोली, अरे बेटियों, टाइम वेस्ट करना क्या होता है? मैं अपने बेटे के सर पर सहरा सजाने गई थी और देख लो, चांद सी दुल्हन लाई हूँ। नगमा, यहाँ आओ बेटा, तुम्हें तुम्हारी नंदों से मिलवाऊँ। मैं सास के पास पहुँची। उन्होंने बताया, बेटा, यह मसूद से छोटी रीना है, दूसरी है सोनिया। यह रीना 2 साल छोटी है। मैंने रीना की तरफ हाथ बढ़ाया। कैसी हैं आप? उसने मुंह बनाकर कहा, फाइन। मैंने अपने हाथ पीछे कर लिया। हालांकि यह बात मुझे बहुत बुरी लगी, मगर चेहरे से मैंने जाहिर न होने दिया। फिर मैंने सोनिया की तरफ हाथ बढ़ाया। और सोनिया, तुम कैसी हो? ओके, ज़रा यह ऑमलेट की प्लेट तो देना। उसने मेरे हाथ और बात दोनों को ही नज़रअंदाज करते हुए कहा तो बस मेरे तन बदन में जैसे आग लग गई। मैं गुस्से में मसूद की तरफ देख रही थी। वह नज़रें झुकाए खामोशी से कॉफ़ी पी रहे थे। दोनों लड़कियों का यह अंदाज मेरी सास को भी बुरा लगा था, मगर शायद वह कुछ कहने से मजबूर थी। मैंने अपने आप को संभाला और खामोशी से बैठ गई। नंदों के रवैये ने मेरा मूड ही नहीं, भूख भी खत्म कर दी थी, मगर मैं उन्हें ये जाहिर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी कि मुझे उनके रवैये से कोई तकलीफ़ पहुंची है। मैंने दिखावे के लिए नाश्ता कर लिया और उठ गई। इस दौरान मसूद, रीना और सोनिया नाश्ता करके वापस अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैं नाश्ते के बर्तन उठाने लगी तो सास साहिबा करीब आ गई।
बेटी, मुझे रीना और सोनिया के रवैये पर अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी दोनों बेटियां यहीं पैदा हुई हैं और इसी मगरिबी माहौल में पली बड़ी हैं। उन्हें क्या पता कि मशरिकी तहजीब क्या होती है। यहाँ के माहौल में वह सब कहाँ है जो मशरिकी माहौल में है। नहीं अम्मी, आप कोई ख्याल ना करें। वैसे भी अब यही मेरा घर है और वह दोनों मेरी बहनों जैसी ही हैं। वैसे यह दोनों अपना वक्त कैसे गुजारती हैं? मैंने अपनायत से कहा तो वह बोली, बेटा, सोनिया तो पढ़ रही है, जबकि रीना और मसूद लॉन्ड्री संभालते हैं। मैं भी घर का काम करके वहीं चली जाती हूँ। आज इतवार की छुट्टी है, इसीलिए सब घर पर हैं, वरना सुबह ही घर से निकल जाते हैं। अभी इस घर में मुझे आए कुछ ही घंटे गुजरे थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मुझे यहाँ आए 15 दिन हो चुके थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मुझे इस घर के सारे भेद भी खुलते जा रहे थे। मेरी सास, जिनका नाम फातिमा था, कश्मीर की थी। शादी के दूसरे साल मसूद ने जन्म लिया और मेरे ससुर लंदन चले आए। वह यहीं बस गए। यहाँ उनकी दोनों बेटियों ने जन्म लिया। कुछ साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद फातिमा दिल की मरीज हो गई थी। सऊद और रीना ने बाप की वफात के बाद लॉन्ड्री संभाल ली थी। हालांकि मसूद बड़ा था, मगर रीना के आगे उसकी एक ना चलती थी। लॉन्ड्री का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, आमदनी भी खूब थी, मगर उस पर रीना का कब्जा था। घर का सारा खर्च वह चलाती थी। मसूद को सिर्फ जेब खर्च ही मिलता था। दोनों बहनों में तो खूब घुटती थी, जबकि मसूद उनके सामने बोलते हुए भी कतराता था। फातिमा बेगम पर घर के काम की जिम्मेदारी थी। सच पूछे तो वह घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह रहती थी। दोपहर तक सारा काम करके वह लॉन्ड्री चली जाती, जहां वह कपड़े प्रेस करती। रात को थक हार कर लौटती, सबके लिए रात का खाना बनाती। दोनों बहनों के तौर तरीके बिल्कुल भी अच्छे ना थे। रात को डिस्को जाना, सिगरेट नोशी, रातों को गायब रहना। फातिमा बेगम कहती थी उन्होंने दोनों को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें वहाँ के माहौल और तहजीब की हवा लग चुकी थी। कई लड़कों से उनके बेतकल्लुफ़ी की हद तक ताल्लुकात थे। मसूद कोई दूध के धुले ना थे। यहाँ आकर पता चला कि वह भी यहाँ की तहजीब में रंगे हुए हैं। डिस्को, क्लब और जुए घरों में जाने के शौकीन हैं। लेकिन हाँ, वह अपनी बहनों की तरह बदअखलाक ना थे, मगर इंजॉय करने में बहनों से कम भी ना थे। धीरे धीरे पता चला कि मसूद के भी कई अंग्रेज़ लड़कियों से ताल्लुकात हैं, मगर वह यह सब छुप कर करते थे। यह सब बातें पता चलने के बाद मैं ज़बरदस्त ज़हनी दबाव का शिकार होती जा रही थी। बस सास का दम था जो मुझे परदेश में किसी ऐसे होने का एहसास दिलाता जिससे दिल की बात कही जा सकती थी या अपने दिल का गुबार निकाला जा सकता था। एक और हैरतनाक बात पता चली कि मसूद की शादी इंडिया से करने का दबाव रीना और सोनिया का ही था। वह क्या वजह थी, धीरे धीरे मेरी समझ में आ गई। फातिमा बेगम उम्र और दिल की मरीज होने की वजह से अब घर की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं रही थी। लंदन में नौकर रखना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मसूद की शादी इंडिया में करने का प्रोग्राम बनाया। वह दोनों तो हुट हराम थी, इसलिए अब उन्हें मेरे बाद इस बात की फिक्र नहीं थी कि माँ ने रही तो वह घर के कामकाज कैसे करेंगी। इसलिए मेरे आने से वे मुतमईन थी। लेकिन मेरे साथ उनका रवैया पहले जैसा ही था। जब मैंने देखा नंदों के रवैये पर मेरा शौहर कुछ नहीं कहता, तो मैंने भी उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। 2 माह गुजर गए। इस दौरान मेरी 3-4 बार अपनी अम्मी, अब्बू, बहन और भाइयों से फ़ोन पर मुलाकात हुई, मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ यहाँ कैसा सलूक हो रहा है। जानती थी यह सब बातें उन्हें पता चली तो उनका दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाएगी। मैं सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही। रीना ने जब देखा कि मैंने घर का सारा काम संभाल लिया है, तो नाश्ते पर बड़ी बदतमीज़ी से माँ से कहा, मम्मा, अब तो नगमा ने घर का सारा काम संभाल लिया है।
अब तो आप खाली रहती हैं। हाँ, अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे, मुझे ज़रा सा काम नहीं करने देती, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से देखते हुए कहा। ठीक है, तो आप कल से सुबह मेरे साथ लॉन्ड्री चला करें। मैं कल प्रेसमैन को निकाल दूंगी, वैसे भी उसकी तनख्वाह पर काफ़ी पैसे चले जाते हैं। फिर आपकी सेहत के लिए खाली बैठना ठीक भी नहीं है। वहाँ प्रेस करती रहेंगी तो वक्त भी अच्छा कटेगा। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी, बेटी का हुक्म सुनकर उन्होंने मरे मरे लहजे में कहा। मुझे बड़ा दुख हुआ, मगर मैं क्या कह सकती थी। मुझे कुछ दिन बाद ही लंदन की नेशनैलिटी मिल गई। उस दिन सऊद इस खुशी में डिनर कराने होटल ले गए। डिनर के बाद हमने कॉफ़ी मंगवाई। उस दौरान उन्होंने मुझसे कहा, नगमा, लंदन और इंडिया में बहुत फ़र्क है। यहाँ औरत और मर्द सब नौकरी करते हैं, हमारा तो अपना कारोबार है। रीना की ख्वाहिश है कि तुम लॉन्ड्री का काम संभालो। तुम दोपहर तक काम निपटा कर लॉन्ड्री आ जाया करो। तुम्हारे आने पर हम एक और नौकर की छुट्टी कर देंगे। इस तरह हमें काफ़ी बचत हो जाया करेगी। यानी अब मुझे घर से बाहर निकलना होगा? मैंने कहा, हाँ, यहाँ का यही रिवाज है। तो आज से पहले क्यों नहीं कहा? मैंने सवाल किया। बात यह है कि तुम विजिट वीज़ा पर यहाँ आई थी, मगर अब तुम यहाँ की शहरी बन चुकी हो, वरना तुम्हारा यहाँ काम करना गैर कानूनी होता। तो मैं काम करूँगी तो आप मुझे उसका मुआवजा भी देंगे? मैंने संजीदगी से पूछा। मुआवजा कैसा? तुम मेरी बीवी हो, यह हमारा घर का कारोबार है। अगर यह कारोबार घर का है तो सिर्फ रीना उस पर क्यों काबिज है? वह आपको भी सिर्फ जेब खर्च ही देती है। जब हमें आमदनी से मतलब नहीं तो अपना कारोबार कैसा? मैंने सऊद की बात काटते हुए कहा। सऊद के चेहरे पर नागवारी झलक रही थी। मुझे बताओ, तुम काम करोगी या नहीं? अगर मुझे मेरे काम का मुआवजा और मेरे शौहर को आमदनी में बराबर हक दिया गया तो ठीक है, मैं काम कर लूँगी। अगर ऐसा ना हुआ तो समझ लो मैं यहाँ आपकी बीवी बनकर आई हूँ, रीना की नौकरानी या उसका लॉन्ड्री की मजदूर बनकर नहीं आई। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो। अगर यह बात रीना के सामने कहती तो तुम्हारी खैर नहीं थी। मसूद ने मेरी बात सुनकर परेशान लहजे में कहा। देखिए, मुझे अपनी बहनों की परवाह है, न आपकी। जब मुझे वह अहमियत ही नहीं देती तो मैं क्यों उनको घास डालूंगी? मैंने साफ कहा। देखो, मेरी बात मान लो, वरना अच्छा नहीं होगा। मसूद ने धमकी भरे लहजे में कहा तो मैं बोली, अब भी क्या अच्छा हो रहा है? तुम्हारी बहनें मुझे घर की नौकरानी समझती हैं। तुम दिन लॉन्ड्री में गुजारते हो और रात क्लबों और डिस्को में अय्याशी करते हो और मुझे एक ऐसी चीज़ समझते हो जिसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लिया जाए। साफ सुन लें, मैं यह सब इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि यह सब जानकर मेरे माँ बाप को बहुत दुख होगा, वरना आप जैसे लोग न इज्जत के काबिल हैं न खिदमत के। आपने तो शादी भी इसी लालच में की है कि चलो बीवी के साथ साथ मुफ्त की नौकरानी भी मिल जाएगी। न तनख्वाह न छुट्टी, मुफ्त की नौकरानी, वह भी 24 घंटे की। मेरी बात सुनकर मसूद के चेहरे का रंग लाल पड़ गया। वह चुपचाप वहाँ से उठकर घर आ गए। रास्ते में भी चुप रहे। घर पर रीना मौजूद थी। मैं सीधी अपने कमरे में चली गई। मैं कपड़े बदलकर ड्रेसिंग मेज के सामने बैठी बालों में ब्रश कर रही थी कि रीना अंदर आई और अचानक मेरे बाल मुट्ठी में भींचकर मेरी पीठ पर एक घूंसा मारा। मैं तड़प गई। फिर तो उसने अपने हाथों और लातों की मुझ पर बारिश कर दी। मैं तड़प रही थी। मेरे मुंह से चीखें निकल रही थी और तेज चीख। मेरे भाई के सामने इसी जबान से तूने इनकार किया था, ले अब इनकार की सज़ा भुगत। वह मुझे मारते हुए चिल्लाती जा रही थी। मेरी सास आकर मुझे बचाने लगी तो रीना ने उन्हें भी आड़े हाथों लिया। सास मेरे ऊपर लेट गई तो रीना ने उन्हें भी ठोकरें मारी। एक ठोकर सास की पिंडली पर ऐसी पड़ी कि वह बिलबिला पड़ी।
तभी मसूद वहाँ आ गए। वह माँ को बचाने के लिए आगे बढ़े तो रीनिया गालियाँ बकती कमरे से बाहर चली गई। मेरी आंखें बंद होने लगी थी। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे जिस्म का जोर जोर दुख रहा था। पैर पर पट्टी बंधी थी। मसूद आए तो मैंने पूछा, अम्मी कहाँ हैं? उनकी पिंडली की हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया है, इसी अस्पताल में हैं, प्लास्टर चल रहा है, उन्होंने मुझे उर्दू में कहा। मैंने अस्पताल में बयान दिया है कि तुम सीढ़ियों से लुढ़क गई थी, अम्मी तुम्हें बचाने की कोशिश में गिर गई। पुलिस वाले आए तो यही कहना। कह दूंगी, मगर क्या? उन्होंने पूछा। मैं अपने शौहर की छोटी बहन से पिटकर इस हाल में पहुंची हूँ। माँ की हड्डी टूट गई, मगर तुम कैसे शौहर और बेटे हो कि अपनी उस जालिम बहन को बचाने की फिक्र कर रहे हो? मैंने तल्खी से कहा तो वह बोले, यह हमारे घर की बात है, जो मैंने कहा है वही कहना। मैं चुप रही और मुंह कंबल से ढक लिया। वह उठकर बाहर चले गए। सच पूछें तो अब मेरा दिल इन लोगों के साथ रहने को कतई नहीं चाह रहा था। मैं सोच रही थी कि काश पर लग जाएं और मैं उड़कर अपने माँ बाप के पास इंडिया वापस पहुँच जाऊँ। 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद हम दोनों घर आ गए। सास तो चल फिर भी नहीं सकती थी, जबकि मेरे जख्म भर चुके थे। अभी 3 दिन गुजरे थे कि एक रात मसूद ने कहा, कल से घर का काम निपटाकर लॉन्ड्री आ जाना। प्रेसमैन की हम छुट्टी कर चुके हैं, अब अम्मी की जगह तुम काम करोगी और मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना पसंद करूँगा। कल से तुम्हें लॉन्ड्री पहुँचना है। मैं खामोश रही। दूसरे दिन से मैंने लॉन्ड्री जाना शुरू कर दिया। मैं रात का खाना तैयार करके फ्रिज में रख जाया करती थी। रात को 9 बजे लॉन्ड्री से वापस आती, सबके लिए खाना गर्म करती, सास का हाल पूछकर सोने चली जाती। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि मसूद रात को देर से आने लगे हैं। मैं उनका इंतज़ार करते करते सो जाती। सुबह आँख खुलती तो देखती वह कपड़े बदले बिना ही जूतों के साथ बिस्तर पर पड़े खराटे भर रहे हैं। हकीकत क्या है समझने में मुझे देर ना लगी। वह अब बराबर डिस्को, नाइट क्लबों में जाने लगे थे। नशे में धुत होकर आकर यूं ही सो जाते थे। दिन गुजरते रहे। सास की पिंडली का प्लास्टर कट गया। वह फिर से लॉन्ड्री जाने लगी। एक दिन मैंने मसूद से कहा, अब अम्मी जाने लगी हैं, मैं लॉन्ड्री नहीं जाऊंगी। तुमसे किसने कह दिया वह ठीक हो गई हैं और तुम काम छोड़ दो? तुम इसी तरह लॉन्ड्री जाओगी, वरना अभी तो रीना ने सबक दिया है, अगर मेरा हाथ उठ गया तो अस्पताल से घर लौटकर नहीं आओगी। मेरे तन बदन में आग लग गई। ज़बान से तो कुछ ना बोली, लेकिन दिल में ठान ली कि अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी जो मुझे नौकरानी समझता है। कई दिन तक सोचती रही, मगर कोई हल समझ में नहीं आया। अगर मैं घर वालों को सब बता देती हूँ तो मेरे सामने तलाक और वापसी का रास्ता ही रह जाएगा। इस तरह जिस जिल्लत की आग में मैं अकेली जल रही हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान को जलना पड़ेगा। तलाक का कलंक लगाकर मैं वापस जाना नहीं चाहती थी। 2 माह और गुजर गए। मैंने अपने माँ बाप को अपने हालात की भनक तक न लगने दी। मेरे साथ, बहनों के साथ साथ अब मसूद का रवैया भी ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा था। उसी दौरान एक रात सास जो सोई तो फिर उठ न सकी। उनकी मौत के बाद लगा मैं इस परदेश में बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। इधर घरेलू हालात और ख़राब हो गए। मसूद पहले घर पर नहीं पीते थे, लेकिन अब घर पर ही पीने लगे थे। फिर वह औरतों को घर पर लाने लगे। जब मैंने ऐतराज़ किया तो मार खानी पड़ी। इधर माँ के मरने के बाद रीना और सोनिया के भी पर लग गए थे। उनके दोस्त लड़के आज़ादी से घर में आने लगे। मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। काफ़ी सोचने के बाद मैंने अपने बारे में फ़ैसला कर ही लिया। अब मैं लॉन्ड्री जाती तो थी, लेकिन उससे पहले आसपास की दुकानों के चक्कर भी लगाती रहती, ताकि कुछ लोगों से ताल्लुकात बना सकूं, जो कल को मेरे काम आ सकें। मेरी मुलाकात
लॉन्ड्री से ज़रा फासले पर एक मिठाई की दुकान करने वाले शख्स से हो गई। यह लोग भी हिंदुस्तानी थे, मगर काफ़ी अरसे से यहीं रहते थे। दुकान के मालिक, उसकी बीवी, 2-3 नौकरों के साथ यह दुकान चलाते थे। दोनों मियाँ बीवी मुझसे काफ़ी मायूस हो गए थे। एक दिन मैंने मालिक की बीवी, जिन्हें मैं रज़िया खाला कहती थी, सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वह संजीदगी से बोली, देखो बेटी, अब तो तुम्हें यहाँ की नेशनैलिटी भी मिल चुकी है। अब यहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। इन हालात में बेहतर होगा कि तुम उन लोगों को छोड़ दो और अपना मुस्तकबिल बनाओ। तुम मसूद पर तलाक का मुकदमा कर दो और महर की जो रकम मिले उससे नई ज़िंदगी शुरू करो। मगर खाला, मैं क्या करूँगी? तुम यहाँ एक छोटी सी दुकान खोल लो और समोसे वगैरह बनाकर बेचना शुरू कर दो। समोसे तो मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, मैंने कहा तो वह कहने लगी, ठीक है, तुम समोसे बनाओ, हम अपनी दुकान पर उन्हें बेचेंगे। जब काम चल जाए तो तुम अलग काम शुरू कर देना। और हाँ, घर छोड़ने से पहले अपनी नेशनैलिटी के कागजात ज़रूर ले लेना। कागजात तो मेरे पास ही हैं। ठीक है, हम तुम्हें अपने घर का कमरा रहने के लिए दे देंगे। ठीक है आंटी, मगर अंकल? अरे तुम उनकी फिक्र मत करो बेटा, वो मना नहीं करेंगे, वह मेरी बात कभी नहीं टालते। मैं दूसरे दिन में अपना सारा सामान लेकर खाला के कमरे में आ गई। फिर कई साल मुकदमा लड़ने के बाद मुझे कोर्ट से तलाक मिल गई। महर की रकम भी मिल गई। इस दौरान मैं समोसे बनाती रही। यहाँ एक बात बता दूँ, लंदन में समोसे बहुत पसंद किए जाते हैं और काफ़ी महंगे बिकते हैं। मेरे पास रकम थी, मैंने किश्तों पर 2 कमरों का एक फ्लैट भी ले लिया। वहीं एक दुकान लेकर समोसों की अपनी दुकान खोल ली। 1 साल में ही समोसे के लिए मेरी दुकान मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग समोसे खाने आने लगे। तब मैंने अपनी दुकान को बढ़ाने का फ़ैसला किया। अब मैंने घर वालों को सारे हालात लिख दिए। उन्हें सदमा तो हुआ, लेकिन मेरी दुकान और अपने पैरों पर खड़े होने से उन्हें इत्मीनान भी हो गया। 2 साल बाद काम बढ़ा तो मैंने अपने भाई को बुला लिया। हमने एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसकी ख़ास वैरायटी समोसे ही थे। हमने इंडियन मिठाइयाँ भी बनानी शुरू कर दी। हमारा कारोबार खूब फल फूल रहा था। 5 साल गुजर गए। एक दिन पता चला कि मसूद कैंसर के मरीज़ होकर एक अस्पताल में ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैं वहाँ गई तो उनकी हालत देखकर खुद पर काबू न पा सकी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पलंग पर मसूद की जगह जैसे हड्डियों का कोई ढांचा पड़ा था। मसूद मुझे देखकर कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। जब मैं जाने लगी तो वह धीरे से बोले, नगमा। मैंने देखा वह दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने आपको माफ़ किया, खुदा आपकी मुश्किल आसान करे। मैं इतना कहकर अपने आंसुओं को छुपाते बाहर निकल गई। 2 दिन बाद मुझे उनके इंतकाल की खबर मिली। पता चला उनको दफन भी एक फलाही इदारे ने किया। उनकी बहनें अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने बाहर गई थी। उस रात में खूब रोई। क्यों रोई मैं यह नहीं जानती, शायद इसलिए, कुछ भी था, आखिर वह मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द था जो मेरा शौहर भी था। उसने जो कुछ किया, मगर मैंने उसे माफ़ कर दिया था। मैंने सब भुलाकर उसकी मौत पर इतने आंसू बहाए जब उसकी मौत पर रोने वाला कोई भी ना था। वक्त गुजरता रहा। मेरे भाई ने सारा कारोबार संभाल रखा था। इसी दौरान खाला ने मेरी मुलाकात अपने एक रिश्तेदार नसीम से करवाई। वह यहाँ मेडिकल की तालीम हासिल करने आए थे। फिर खाला ने बताया नसीम मुझसे शादी करना चाहते हैं। तब मैंने यह बात अपने माँ बाप के ऊपर डाल दी। नसीम के घर वालों और मेरे माँ बाप ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। फिर मेरे माँ बाप और नसीम के घर वाले लंदन आए। यूँ एक बार मैं फिर से दुल्हन बन गई। आज मेरी शादी को 15 साल गुजर गए हैं। नसीम यहीं अपना क्लिनिक चला रहे हैं।
शादी के बाद उन्होंने मुझे इतना चाहा, इतना प्यार दिया कि मैं माजी की सारी तलखियाँ भूल गई। आज मेरे पास हर खुशी मौजूद है। हमारे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, मगर मैंने उन्हें मगरिब की तहज़ीब और माहौल से कतई दूर रखा है। वह दोनों दीनी तालीम के साथ साथ आला तालीम हासिल कर रहे हैं और पूरी तरह लंदन में रहते हुए भी मशरिकी तहज़ीब में रंगे हुए हैं। साजिद ने भी शादी कर ली है। हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। हमारे माँ बाप हर साल यहाँ आते हैं। जिस साल वह नहीं आ पाते, हम सब इंडिया चले जाते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि वह कभी भी बेहतर मुस्तकबिल के लालच में बिना सोचे समझे या जाने पहचाने अपनी लड़कियों को परदेस ना ब्याहें। अगर उनकी मैरिड लाइफ कामयाब नहीं हुई तो ज़रूरी नहीं कि उन्हें भी मेरी तरह रज़िया आंटी और अंकल मिल सके। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।